प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन की खास प्रस्तुति चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश, इस प्रदेश पे ये शिक्षा नीति अब लागू हो चुकी है और बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में है, कई प्रश्न आपके मन में होंगे कि आखिर ये जो शिक्षा नीति है ये पुरानी शिक्षा नीति से अलग कैसे है और ये आपके जीवन को, विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करने वाली है। आज हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, तो अगले आधे घंटे आप अपने टीवी स्क्रीन के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलिएगा। चलिए, लेकिन चर्चा के पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ आज मेहमान के रूप में उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर जी.ए. घनश्याम जी। आप राज्य नोडल अधिकारी हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संचालनालय से। घनश्याम जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दर्शकों, समय हम वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते और सीधा सीधा प्रश्नों और उत्तर का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और मैं भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे नया रूप दिया गया है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी? जो पुराना था उसमें समय समय पर बदलाव किया गया है। 1986, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1986 में इसे लागू किया गया था, पुरानी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसे। और अब 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और 2024 यानी अभी वर्तमान में इसे हमारे प्रदेश में लागू किया गया। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों थी? देखिए, आपने सही कहा। 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 की है वो 1986 से लेकर फिर 1992 में और 2009 में, जबकि शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसके बाद से अब 2020 में आए हैं। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कई मायनों में 1986 की नीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम कौशल परक, रोजगार परक, रोजगार मूलक और साथ ही साथ हम जब कहते हैं मूल्यवर्धक शिक्षा की बात करते हैं, उन मूल्यवर्धक शिक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है। और यदि पुरानी पद्धति को देखेंगे तो वो एक रटंत विद्या को जन्म दे रही थी और इस पद्धति में अनुभवात्मक शिक्षा को ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जब अनुभवात्मक शिक्षा विद्यार्थी ग्रहण करता है और साथ ही साथ उसमें मूल्यपरक शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल विकास की अभिवृद्धि को हम आगे लेकर चलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का मानसिक विकास तो हो गया, लेकिन उस मानसिक विकास में उसके अंदर की बुद्धि का वो उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है, उस अनुभव के आधार पर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा नीति में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक था। और जैसे आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हर प्रकार से शिक्षा जो हमारे समाज को सुधारने का बहुत बड़ा माध्यम बनती है और आगे चलकर रोजगार के लिए बहुत बड़ा अस्त्र हमारे लिए बनती है, तो वो अस्त्र में पैनापन होना बहुत जरूरी है। और अस्त्र में पैनापन तब हो सकता है जब उसमें कौशल को आप बिल्कुल सही जोड़ेंगे। अब उसमें आगे चलकर आप उसमें न केवल कौशल के साथ साथ बल्कि रोजगार परक चीजें भी जोड़ेंगे। और आजकल के इस प्रतियोगात्मक दौर में जहां प्रतियोगात्मक क्षमता को विकसित करने की बात है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस मामले में भी बात करती है। तो इसके लिए तो ज्यादा जरूरी ये भी कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में कैसे संभव हो पाएगा? जैसे अभी भी देखिए, अभी भी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन अब का प्रैक्टिकल ये इस तरीके से होगा कि जब अनुभव की हम बात करते हैं तो अनुभव में हम अब विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भी ले जाएंगे। अच्छा। तो इंटर्नशिप एंटरप्रेन्योरशिप में विद्यार्थी उन जगहों में जाकर उन जगहों में उन चीजों को करके सीखेगा। यदि आप देखें तो कोई भी नियम तब बनते हैं जब उसको करने के बाद नियमों को हम ढालते हैं। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि पहली शिक्षा नीति में हम यही कर पा रहे थे कि नियमों को बता देते थे, लेकिन वो नियम कैसे बने उसका अनुभव नहीं हो पाता था। अब हम इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा की ओर भी ले जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी। आदिवासियों तक, जो हमारे आदिवासी विद्यार्थी हैं, उन तक आप इस नई शिक्षा नीति को कैसे पहुंचाएंगे और आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में लागू है और आप भली भांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपने भी कहा आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन उन आदिवासियों में भी अनुभवात्मक शिक्षा बहुत है।
उनके पास उनके अपने संस्कार, उनके अपने रीति रिवाज और उनके जितनी चीजें हैं उसमें अनुभव सबसे ज्यादा है। तो उस अनुभव को भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कहीं ना कहीं करिकुलम में शामिल करते हुए उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों तक ले जाएंगे। और जो सुदूर हमारे या बहुत मैं कहूं कि अंदर के इलाके हैं और वहां पर यदि आपको लग रहा है कि इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे बढ़ावा देंगे, तो हम दूसरे विभाग जो हैं, जो हमारा स्किल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारा कौशल विकास से संबंधित हमारे विभाग हैं और जो अन्य विभाग हैं जहां पर हम इस इंटर्नशिप को और एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकते हैं, उच्च शिक्षा विभाग उन विभागों के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेगा ताकि उन विभागों के एक्सपर्टाइज को हम अपने विभाग में लेकर उन विद्यार्थियों को उसके लायक तैयार कर पाए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं उन पे वो भी सोच होंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आएगी जी, अगर हम इसको लागू करते हैं और इसका रिजल्ट यदि हम चाहते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आएगी। तो उस लैंग्वेज प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या कुछ इस कैरिकुलम में है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के करिकुलम में एक AEC कोर्स है जिसको हम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कहते हैं। उस एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हमने हिंदी भी रखा है, अंग्रेजी भी रखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी रखा है और आगे चलकर हम विभिन्न भारतीय भाषाओं को भी उसमें लेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यदि आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषाओं को बहुत बढ़ावा देती है और भाषाओं को न केवल उच्च श्रेणी में ले जाने की बात करती है बल्कि भाषाओं के माध्यम से ही अन्य विषय भी पढ़े जाते हैं। तो इसलिए भाषा यदि न हो तो अन्य विषय का पढ़ना भी लाजमी नहीं होगा। तो इसी हिसाब से भाषाओं को भी बहुत ज्यादा प्रभुत्व दिया गया है। भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर ये भाषाएं जो हैं इनको हम अपने कैरिकुलम में भी शामिल कर दे तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो बच्चों पर भी होगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल, आप देखिएगा भाषाओं में भी मैं हमेशा ये कहता हूं यदि आप हिंदी में बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी की शब्दावली का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें आप, और अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी की शब्दावली का। तो इसके एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के द्वारा हम उन विद्यार्थियों में वक्तृत्व कला को भी बढ़ाएंगे। विद्यार्थी हिंदी भी अच्छे से बोल सके, अंग्रेजी भी अच्छी से बोल सके और अन्य कोई भाषाएं यदि वो रीजनल लैंग्वेज, यदि आप क्षेत्रीय भाषाओं को कहें तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी वो संभाषण अच्छे तरीके से करने लगे, वार्तालाप अच्छे तरीके से कर सके और खड़े होकर कम से कम उस भाषा के प्रति अपने मोह को या प्रेम को लोगों के सामने बता सके। जो विद्यार्थी उनमें आत्मविश्वास भी जगाएगा। बिल्कुल, भाषाओं के माध्यम से तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास आपका हिलोरे भी लेने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम जी, 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा गया है। आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है, इससे ये जो सपना है ये पूरा हो सकता है? बिल्कुल, 2047 यदि लिया गया है तो ये बिल्कुल सोच कर लिया गया है कि 2020 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 के विकसित भारत को 27 साल में किस ओर ले जा रही है। और आप जानते भी हैं और हम सब जानते हैं कि भारत जो है आगे चलकर इस पूरे विश्व में युवाओं का देश बनेगा। उन युवाओं में रोजगार परक, रोजगार मूलक, मूल्य परक शिक्षा के साथ उनका यदि हम सर्वांगीण विकास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से करें तो जो विकासशील भारत जिसको हम कहते हैं वो विकसित भारत में निश्चित रूप से जाएगा। और इसलिए विकसित होने की परिकल्पना न केवल टेक्नोलॉजी के रूप से है बल्कि भाषाई रूप से भी हम विकसित हों, हम कौशल के रूप से भी विकसित हों, हम मूल्य परक शिक्षा के रूप में भी विकसित हो सके, सर्वांगीण विकास भी हमारा हो सके। तो विकसित होने के कई पहलू हैं, उनमें ये सारे पहलू जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तब जाकर हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास। कोरोना में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है एजुकेशन में। आपको क्या लगता है कि अब जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब लागू हो चुकी है, तो इसके लिए टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी? टीचर्स को भी नए सिरे से पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कोरोना ने तो सबसे पहले हमको ये सिखाया कि हम टेक्नोलॉजी का कितना सबसे ज्यादा अनुकूलतम और अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, और उसी का उपयोग करते करते आज हम टेक्नोलॉजी को इस ओर ले आए हैं। और आपको ये विश्वास नहीं होगा कि उन कोरोना के समय में भी हमारे शिक्षकों ने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे उन्होंने ई कंटेंट डेवलप किए जिसको हमने अपने साइट पे डाला था, उससे विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। हमारे वो सारे शिक्षक अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीख चुके हैं। और अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हमारे सारे जो शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों को हम प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं। हमने 120 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं जो इस छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में जाकर सारे के सारे टीचर्स और शिक्षकों और उनके स्टाफ
उन सारे के सारे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा अमला जो है वो प्रशिक्षित छत्तीसगढ़ के रूप में आ जाए, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर एक आयाम और हर एक पहलू, हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हर स्टाफ, हर पालक, हर किसी तक पहुंच जाए। और आपके चैनल के माध्यम से अब तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। दूरदर्शन का तो काम यही है कि वो अपने दर्शकों को सबसे पहले जागरूक करता है। और इसी कड़ी में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में क्या छत्तीसगढ़ में 100% तरीके से यह लागू हो चुका है, या फिर कहीं कहीं पर पूरे तरीके से इसे लागू होने में समय लगेगा? देखिए, अभी वर्तमान में हमारे 9 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 7 में ये लागू हो चुका है। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है हमारा, उसमें जनवरी में लागू हो जाएगा। और आगामी सत्र में खैरागढ़ में हमारा संगीत विश्वविद्यालय है, वहां लागू होगा। इसके इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इसके अलावा यदि आप मुझसे कहें तो समस्त शासकीय, समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस सत्र से 2024-25 से लागू कर दी गई है। एक जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों के मन में आता है, जो वर्तमान में विद्यार्थी हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इस शिक्षा नीति का? जो नए बच्चे हैं, जो अब नए कॉलेज में आएंगे, उच्च शिक्षा के लिए आएंगे, उनके लिए तो ये सामान्य बात हो जाएगी, लेकिन जो वर्तमान में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वर्तमान में अभी जैसे आपने कहा कि अंतिम वर्ष में है या द्वितीय वर्ष में है, उन पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं है। लेकिन यदि वो स्नातकोत्तर में जाते हैं तो अब स्नातकोत्तर कक्षाओं की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का करिकुलम आ चुका है। अब हम आगामी सत्रों में हम स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चलेंगे। तो ये बच्चे आज जो अंतिम वर्ष में हैं या आज जो द्वितीय वर्ष में हैं, जब वो स्नातकोत्तर कक्षाओं की ओर आएंगे तब उनको भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ आगे चलकर मिलेगा। चलिए, मुझे तो लग रहा है कि मुझे भी थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉलेज में थी तब ये अगर शिक्षा नीति लागू हो गई होती तो मुझे इसका जो है फायदा जरूर मिलता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त है, आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा और 2047 तक हम मान सकते हैं कि विकसित भारत का जो सपना है ये हम पूरा कर सकते हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं और किसी कारणवश उनको द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जो है उनकी छूट जाती है, या तृतीय वर्ष की पढ़ाई जो है वो छूट जाती है। ऐसे में प्रथम वर्ष की जो पढ़ाई उन्होंने पहले की थी वो वेस्ट हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। अभी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि 1 साल जो बच्चे का है वो बर्बाद ना हो? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है एक शिक्षक होने के नाते कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रावधान है कि यदि किसी कारणवश आपको कहीं पर छोड़ना पड़ा, यदि किसी कारणवश आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और यदि आपने 1 वर्ष पूरा कर लिया जिसमें 2 सेमेस्टर है आपके, तो 20 क्रेडिट का 1 सेमेस्टर है, 20 क्रेडिट का दूसरा सेमेस्टर है। यदि 40 क्रेडिट आपने कर लिया और उसके बाद आपको छोड़ना है, तो 4 क्रेडिट का और कोर्स या तो स्वयं या मूक का जो प्लेटफॉर्म है उससे आप कर 44 क्रेडिट लेकर सर्टिफिकेट पाकर आप निकल सकते हैं। तो पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि 1 साल बाद यदि कोई विद्यार्थी छोड़ रहा है और उसको छोड़ना बहुत आवश्यक है, उस स्थिति में वो 44 क्रेडिट कर एक सर्टिफिकेट लेके निकल जाएगा। मान लीजिए 2 वर्ष के बाद उसको छोड़ने की नौबत आई, तो वो 80 क्रेडिट पूरा कर लेगा 4 सेमेस्टर का, और 4 क्रेडिट और स्वयं या मूक या कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, 2-2 क्रेडिट का 2 स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके 4 क्रेडिट का अर्जन कर लेगा, और 84 क्रेडिट के बाद में वो डिप्लोमा लेके निकल जाएगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीच में छोड़ रहे हैं। लेकिन जो बीच में नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नहीं दे रहे हैं। एक और प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज चालू कर दिए गए? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 वर्षीय और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि अभी तक 3 वर्ष का कहा जा रहा था कि 3 इयर्स का कोर्स हम करते थे, अब वो 4 इयर्स का हो जाएगा। इसके बारे में इसी भ्रांति को तोड़ रहा हूं। ये 3 और 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम है। यदि कोई विद्यार्थी 3 वर्ष में बाहर निकलना चाहता है तो वो बाहर निकल सकता है, और यदि कोई विद्यार्थी 3 वर्ष के बाद आगे बढ़ना चाहता है तो वो 4थे वर्ष का कोर्स कर सकता है। तो उसके लिए कहीं पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको 4था साल करना ही है। और इसी को हम दूसरे मामले में यदि कहें तो इसको हम कहते हैं एकाधिक प्रवेश, एकाधिक निकास।
ओके। बहुप्रवेश बहुनिकास, जी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। यदि 1 साल के बाद कोई विद्यार्थी छोड़ देता है तो वो 2 साल का गैप लेके फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, फिर 1 साल का गैप लेके वो फिर फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो पहले के ये इसमें ये होता था कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट होती नहीं थी। अब विद्यार्थियों के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि विद्यार्थी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट करते हुए इस 3-4 साल का जो हमारा कोर्स है उसको 7 साल में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो किसी कारणवश प्रथम वर्ष की पढ़ाई करने के बाद दूसरे वर्ष अपनी पढ़ाई को नियमित नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनको हताशा होती है कि जो बीता वर्ष उन्होंने पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौरान अब ऐसा नहीं होगा, अब ये लागू हो चुका है और जो नए विद्यार्थी या प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे कॉलेज में उनको ये सुविधा दी जाएगी। एक प्रश्न और है मेरे मन में घनश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक प्रदेश एक अध्यादेश ये क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक प्रदेश एक अध्यादेश ये है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 अध्यादेश चलते थे। जैसे कि एक संबद्ध महाविद्यालयों का अध्यादेश था, एक हमारे 8 स्वशासी महाविद्यालय हैं उनका अध्यादेश था, और एक जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें जो शिक्षण विभाग चलते थे उनका एक अध्यादेश था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुई तो प्रदेश ने यह सोचा कि क्यों ना एक प्रदेश एक अध्यादेश बनाया जाए, जिसके तहत इन संबद्ध महाविद्यालयों में, स्वशासी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए समान रूप से एक अध्यादेश लागू होगा। पहले की व्यवस्था में यह था कि एक स्वशासी महाविद्यालय का विद्यार्थी दूसरे स्वशासी महाविद्यालय में ही प्रवेश ले पाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक प्रदेश एक अध्यादेश में एक स्वशासी महाविद्यालय के विद्यार्थी के, मान लीजिए पिता का यदि तबादला हो जाता है, वो दूसरे जगह जाते हैं जहां स्वशासी महाविद्यालय नहीं है, तो वो वहां के महाविद्यालय में भी प्रवेश ले सकता है। तो अब यह हुआ कि इन सारे जगहों का पाठ्यक्रम, जिसको हम करिकुलम कहेंगे, अब हम सिलेबस नहीं कहेंगे, अब हम सिलेबस को छोड़ देंगे, अब हम करिकुलम कहेंगे इसको। इस करिकुलम ये होगा कि सब जगह करिकुलम स्नातक स्तर का एक जैसा होगा। बिल्कुल। तो विद्यार्थी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न और है जी। जैसे जैसे आपसे चर्चा होते जा रही है कई प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के मन में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी उसका उत्तर। पहला तो ये कि 33% में माना जाता था कि विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएगा, लेकिन अब वो बढ़ा करके 40% कर दिया है। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये 7% का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये क्यों किया गया है और इसका लाभ क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक इसको लेके जाऊंगा। पहले 33% था जो कि 100% में था जी, मतलब 100 अंक में आपको 33 पाना था। लेकिन अब जो है हमने सतत आंतरिक मूल्यांकन में 30% अंक रखा है, और जो वर्ष के अंत में जो परीक्षा, सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होगी, वर्ष में हमारी अब 2 बार परीक्षाएं होंगी, तो सेमेस्टर के अंत में जो परीक्षा होगी उसमें हमने 70% रखा है। तो 30% अंक जो है वो सतत आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो उस विद्यार्थी को उस महाविद्यालय से ही मिल जाएंगे, और जो परीक्षा देगा वो सत्र के अंत में या सेमेस्टर के अंत में, उसमें 70% अंक हैं। तो उन दोनों को मिलाकर उसको 40% पाना है। तो अब के इसमें विद्यार्थी को पास होना आसान हो गया, बिल्कुल लोड कम हो गया। बिल्कुल 30% में वो 20%, 25% पा लेता है, तो इधर उसको कितना पाना है? यदि 25 यहां पा गया तो वहां 70 में मात्र 15 पाना है, तो 40% तो उसका हो गया। तो उस हिसाब से यदि कहें तो अब तो उसको आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये जो भ्रांति लगातार आ रही है कि 33 का 40 हो गया, उसमें ये कहीं उल्लेख नहीं होता कि 33 का 40 हुआ तो 100 में 33 था। अब जो 40 है वो 30 और 70 दोनों को मिला के 40 है। तो विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा मौका है, लाभ है, तनाव नहीं है। पहले ये होता था साल भर विद्यार्थी पढ़कर एक बार परीक्षा देता था, अब जितना पढ़ेगा उतना ही परीक्षा 6 महीने के बाद देगा। तो विद्यार्थी के लिए बोझ बहुत कम हो गया। शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, शोध बहुत आवश्यक विषय है और लगातार शोध होना चाहिए। शोध से ही आगे चलकर शिक्षा में उन्नति भी हो सकती है, और शोध कई मामले में होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस आयाम को भी लेकर चलती है कि भारत
यदि हम विश्व में देखें तो शोध में बहुत कमतर है, और उसमें भी हम छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ भारत के हिसाब से भी काफी कम है। तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शोध को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ एक शोध संस्थान जो छत्तीसगढ़ में, उसको भी प्रारंभ करने का टास्क फोर्स, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए बनी थी, उसने अपने प्रतिवेदन में इस बात को कहा है कि आगे चलकर हम हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी शोधोन्मुख करने के लिए उनको भी हम कुछ ग्रांट देंगे, अनुदान देंगे, ताकि शोध की बढ़ावा मिले। विद्यार्थियों को भी कुछ शोध का अनुदान देंगे, ताकि विद्यार्थियों के मन में भी शोध की प्रवृत्ति आगे बढ़ सके। तो क्योंकि यही विद्यार्थी आगे चलकर शिक्षक बनेंगे तो शोधोन्मुख होंगे, शोध की प्रवृत्ति उनमें बढ़ेगी, उनको अनुदान मिलेगा, और उस अनुदान के माध्यम से वो विभिन्न आयामों को लेकर या विभिन्न विषयों को लेकर शोध करते हैं। तो यही बच्चे आगे चलकर हमारी बहुत बड़ी एक कहूँ ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए डेवलप होगा, जो शोध के लिए आगे चलेगा। तो निश्चित रूप से हम शोध संस्थान की स्थापना के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे उसको अनुदान दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे शिक्षक भी जो हैं वो शोधोन्मुखी हो सके। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है तो उच्च शिक्षा से संबंधित हो गई। अगर मैं इससे थोड़ा सा नीचे आती हूँ, अगर मैं इसे जो हमारी बेसिक स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में बात करती हूँ, तो 10+2 पहले था, अब ये हो गया है 5+3+3+4। लास्ट का जो +4 है ये 9, 10th, 11th, 12th को इसमें रखा गया है, और इसमें विद्यार्थी को इतना अधिकार होगा कि वो स्वयं चयन कर सके कि वो गणित के साथ में अगर उसे इतिहास पढ़ना है तो वो इतिहास पढ़ सकता है, और अगर वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसका मन जो है वो इकोनॉमिक्स में लगता है तो वो केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। क्या ये चीज़ स्कूल लेवल तक सीमित रह जाएगी, सिमट के रह जाएगी, या फिर इसे कॉलेज लेवल में भी लागू किया जा सकेगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जो विद्यार्थी वहां पर उसको जो स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता का लाभ आगे आकर उच्च शिक्षा में भी लेगा। उच्च शिक्षा में वो अपने संकाय के 3 विषय लेगा। अच्छा। अपने संकाय के 3 विषय, जिसको हम DSC कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। अच्छा। यदि वो कला का है तो कला के 3 विषय लेगा, विज्ञान का है तो विज्ञान के 3 विषय लेंगे, और यदि वाणिज्य का है तो वाणिज्य के 3 विषय लेगा, और उसके बाद वो एक GE का कोर्स लेगा, जिसको हम जेनेरिक इलेक्टिव कहते हैं। वो जो जेनेरिक इलेक्टिव है वो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी है। अच्छा। तो एक कला का विद्यार्थी यदि विज्ञान के किसी विषय को लेना चाहता है, या वाणिज्य के किसी विषय को लेना चाहता है, तो GE के माध्यम से 4 क्रेडिट का कोर्स वो ले सकता है। और यदि वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी है, वो कला या फिर विज्ञान के विषय को इसी तरीके से ले सकता है। तो ये जो GE है हमारा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ओर ले जाता है। यदि पहले सेमेस्टर ने उसमें एक GE लिया, अगले सेमेस्टर में उस जेनेरिक इलेक्टिव को बदल सकता है, वो दूसरा जेनेरिक इलेक्टिव ले लेगा, फिर आगे चल के तीसरा जेनेरिक इलेक्टिव ले लेगा। ऐसे करते करते जब जेनेरिक इलेक्टिव बदलता जाएगा विद्यार्थी, तो वो सीधा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब उसको तैयारी करनी पड़ती है, तो वो अलग अलग विषयों को पढ़ता है। यहाँ वो जेनेरिक इलेक्टिव के रूप में अलग अलग विषयों को पढ़कर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने आप को पहले से ही स्थापित कर लेगा। और यदि वो जेनेरिक इलेक्टिव में एक को ही लेकर चल रहा है, मतलब वो हो गया फोकस्ड हो गया, तो वो फोकस्ड हो गया, तो चौथे साल में यदि किसी विद्यार्थी को रिसर्च में जाना है, तो तीसरे साल में उसको 7.5 CGPA आना चाहिए। 7.5 CGPA या उससे ऊपर का है तो वो शोध में जा सकता है, 7.5 से कम है तो वो ऑनर्स में चला जाएगा। तो वहां पर विद्यार्थी के लिए 2 रास्ते हैं कि यदि किसी का 75% से ज्यादा है या 75% है तो उसके 2 रास्ते हैं। ऑनर्स भी कर सकता है, शोध में भी जा सकता है। लेकिन किसी का 75 से कम है तो वो ऑनर्स कर सकता है। यदि इन दोनों को कोई नहीं करना चाहता तो वो 3 साल बाद बाहर भी निकल सकता है। बिल्कुल। घनश्याम जी, हमारे प्रदेश में ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है, तो वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर विभाग की ये है कि जैसे हमारे शिक्षकों को हम प्रशिक्षित तो कर ही रहे हैं, हम जितने पद खाली हैं उनमें अतिथि व्याख्याताओं को भी लेकर आ रहे हैं। जैसी अतिथि व्याख्याओं तो नियुक्ति होगी, हम उनका भी प्रशिक्षण करेंगे, उनको भी प्रशिक्षित करेंगे, उनको भी हम पूरे प्रावधानों को बताकर उनसे भी हम यही काम करवाएंगे। और ये कब तक पूरा हो पाएगा?
अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारे अभी के शिक्षक हैं उनको हम 6 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में चल रहा है। हर एक महाविद्यालय में जा जाके हमारे प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे अतिथि व्याख्याता आ जाएंगे फिर हम दोबारा उन महाविद्यालयों में जाएंगे। इसके अलावा हमारे प्रत्येक महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। तो अब जो अतिथि व्याख्याता आएंगे वो प्रकोष्ठ के लोग अपने ही महाविद्यालय में उन लोगों को प्रशिक्षित कर देंगे। तो हमने अभी शिक्षकों को, जो हमारे नियमित शिक्षक हैं, उनको प्रशिक्षित कर दिया। अब वो इंटर्न जो आने वाले शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, पूरे स्टाफ को करेंगे। और अभी 1 अगस्त को हम जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है हमारा सेमेस्टर का, वो करने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत हम सारे पालकों को और विद्यार्थियों को बुलाकर उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल। घनश्याम जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आपके मन में जो प्रश्न थे उनको हमने काफ़ी हद तक उनका उत्तर हमारे मेहमान ने आपको दे दिया होगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है और वो आप देखना चाहते हैं फिर से, तो YouTube या फिर Facebook के माध्यम से भी आप आज का ये कार्यक्रम जो है वो रिपीट देख सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।